आप तो एकदम मजाक ही करते हैं। ठीक है, 20 मिनट की क्लास जाएगी तो कोई बोलने नहीं जाएगा, सब अपने घरों में बैठे रहेंगे। वैसे भी तलवार नहीं तलवारें रखी हुई हैं, और आप भी कभी इत्तेफाक करते हैं। विषम परिस्थितियों में भी लोग जब मजाक करते हैं तो उस मजाक का क्या होता है, जैसे मान लो आप बीमार हो, कोई व्यंग्यात्मक कहते हैं क्या भाई बीमार हो क्या, तो क्या लगेगा आपको, सारा फ्रस्ट्रेशन बीमारी का उसी समय आ जाएगा और उतना शरीर में उत्साह आ जाएगा। हाँ बीमार है, कोई दिक्कत है आपको या कोई लाभ है आपको इससे, है? तो वैसी कुछ परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो परिस्थितियाँ जब जटिल हो तो आदमी को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान या चीन सीमा पर जब भारतीय सैनिक रहते हैं, वो जब थोड़ी सी बात खुरापात किया जाती है तो ड्यूटी मुस्तैद हो जाती है। गांव शहरों में जब एकाध चोरियाँ हो जाती हैं तो पिकेट के जो कांस्टेबल्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। तो जानते हैं कितना सक्रिय हो जाते हैं, मान लो 10 बजे के बाद में आप ही अपने घर आ रहे हो तो रास्ते में रोक लेंगे, कहाँ जी कहाँ घूम रहे हो, तो कहोगे अरे मेरा ही घर है, चलो चलो, तो बताओगे दुनिया का सबका परिचय दोगे तब कहेंगे अच्छा ठीक है जाओ। और वैसे जैसे चोरी वगैरह होती है, जब संवेदनशील चीज़ें होती हैं तो आदमी को बहुत सकती है। एग्जाम पीरियड में भी आप लोगों के अंदर ऐसे सक्रियता धीरे धीरे आनी चाहिए, तेज आना चाहिए। चलिए आइए, तो ये तो बात हो गई भाई, जब मलबा जब कम होगा अपेक्षिता उसके तो मलबा पसर जाएगा, फैल जाएगा, थोड़ा ऊंचाई से गिरेगा, पठारी क्षेत्र बना रहेगा, वो ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र होगा, मलबा फैल जाएगा, रोड पर हो जाएगा पर्चा का, है ना। और जब डिपॉजिट बहुत बड़े बड़े चट्टाने हो ज़्यादा तो क्या करेगा, वहीं गिर जाएगा, ऊंचाई करेगा वहीं गिर जाएगा, शंकु का निर्माण करेगा। ऐसे कई सारे शंकुओं का निर्माण जगह जगह पर होता है। आगे चलिए, तो पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, तो जलोढ़ शंकु के बारे में बात करते हैं। ढाल में अधिक वृद्धि होने पर, ढाल में अधिक वृद्धि होने पर ढाल ज़्यादा हो, ढाल में अधिक वृद्धि होने पर तथा जल की अपेक्षा मलबा, जल की अपेक्षा मलबा अधिक होने पर मलबा अधिक दूर तक न फैलकर, मलबा अधिक दूर तक न फैलकर सीमित क्षेत्र में शंकु का रूप धारण कर लेता है, सीमित क्षेत्र में शंकु का रूप धारण कर लेता है, जिसे जलोढ़ शंकु कहा जाता है। ठीक है, तो जलोढ़ शंकु पंख में तो आप लोग देख लिया, पहले भी बात हुई थी हम लोगों का, जलोढ़ पंख है तो फैल जाएगा, शंकु है तो डिपॉजिट हो जाएगा। अक्सर आप देखेंगे, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पे, कहीं कोई मिट्टी की कटान थोड़ी ऊंचाई में हो, मिट्टी कोई खेत ऊंचा हो थोड़ा नीचा हो और वहाँ पे कटान हो जाए, तो आप देखते हैं ढेर सारी मिट्टी ऐसे ही इस शेप में ऐसे बन जाती है ना, तो इस शंकु का निर्माण होता है नदियों के द्वारा बड़े क्षेत्र में, है ना। और जो कटान फैल जाएगी तो मिट्टी फैल जाएगी, तो देखते हैं आप, तो वो वाला जो सही संरचना लगभग नदियों के द्वारा जो क्षेत्र में बनता है वही हो जाता है जलोढ़ पंख। ठीक है, अब गुम्फित क्षेत्र हो जाएगा। अगर जब पर्वतपदीय क्षेत्रों में, पर्वतपदीय क्षेत्र में, पर्वतपदीय मतलब क्या होता है, जहाँ उसका बेस, पर्वत का जहाँ से बेस शुरू हो पर्वतपदीय प्रदेश पड़ता है। तो पर्वतपदीय प्रदेश हमेशा क्या होता है, वो वहाँ पर जो चट्टाने हैं उनका अक्षय पर्दन के कारण से वो उनका क्षरण होता है, और क्षरण होकर के जो चट्टानें टूटेंगी तो अपने आधार पर कोई प्राप्त करेंगी, है ना। या नदियाँ अपने द्वारा जो भी चट्टानों को काट के तोड़ के लाती हैं, उनके रास्ते में बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर्स तो अपने साथ डिपॉजिट वो भी ले आती हैं। तो जैसे जलोढ़ कीचड़ से तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, उसी तरह से बोल्डर्स होंगे तो वो भी तो नीचे चले आएंगे नदी के साथ में, वो भी फैल जाएंगे, तो वो काफ़ी दूर तक जो पर्वतपदीय क्षेत्रों में
तो बड़े बड़े बोल्डर्स की जो क्षेत्र फैल जाते हैं, चट्टानें आ जाती हैं, टुकड़े आ जाते हैं, उनमें नदियाँ क्या हो जाती हैं, जा करके उन क्षेत्रों में गायब हो जाती हैं। बड़ी नदियों को छोड़ के, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ वो नहीं, जो छोटी मोटी नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उस क्षेत्र में गायब हो जाती हैं। गायब नहीं होती हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि वो नदियाँ उन्हीं में जो है पत्थरों के बीच में अपना बहना शुरू कर देती हैं और पानी काफ़ी ऊपर फैल जाता है। फिर उसके बाद जब उस क्षेत्र में भावर क्षेत्र से कहा जाएगा, फिर उस क्षेत्र से आगे जब जाएंगी तो नदियाँ फिर अपना से रूप ले लेती हैं, वहाँ से प्रभावित होने लगती हैं। वही चीज़ है दोस्तों, उसे जब नदी वहाँ गायब हो जाएगी उन भावर क्षेत्रों में तो उसे घूमती नदी कहा जाएगा। घूमती आगे चलिए मिलेगा सब। जलोढ़ की चक्री के जलोढ़ की चोटी के पास, ऐसे करिए कि जलोढ़ की चोटी के पास जलोढ़ की चोटी के पास, चोटी मतलब जलोढ़ जब बनेगा तो जैसे नदी अगर यहाँ आ रही है, अब यहाँ से नदी जब गिरेगी, ढाल थोड़ा कम होगा तो यहाँ तक फैल जाएगा, मलबा ऐसे फैल जाएगा। फिर ये जो इसके शीर्ष यही तो होगा, यहीं से वो बनना शुरू होगा सिर्फ, तो इसके शीर्ष है ना, ये चोटी कह रहा होगा जलोढ़ की शीर्ष। शीर्ष मतलब होता है जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है किसी का, उसी को शीर्ष कहा जाता है। जैसे हम लोगों का शीर्ष, जैसे सिर क्यों कहा गया, ऊंचे हिस्से पे है, इसी तरह से किसी इमारत के शीर्ष पर, किसी और चीज़ के शीर्ष पर, मतलब सबसे ऊंचे वाले हिस्से। तो वहाँ पर भी कह रहा है जलोढ़ के शीर्ष पर की चोटी के पास नदी, जलोढ़ की चोटी के पास नदी या शीर्ष के पास नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती, विभक्त हो जाती है। जलोढ़ के चोटी के पास या शीर्ष के पास नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। जो गुंफित नदी कहलाती है। जो गुंफित नदी कहलाती है। ठीक है, भावर प्रदेश किसे कहते हैं, इसके बारे में भी लाइन चेंज करके लिख लो। अनेक जलोढ़ पंखों के मिलने से, अनेक जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपदीय मैदान, जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपद मैदान, गिरिपद मैदान या गिरिपदीय मैदान, गिरिपदीय मैदान में ही भावर क्षेत्र होता है, तो गिरिपदीय मैदान को ही भावर प्रदेश भी कहते हैं, या इसी को अथवा करके लिख लीजिए, या भावर प्रदेश का निर्माण होता है। भावर प्रदेश का निर्माण होता है, गिरिपद मैदान या भावर प्रदेश का निर्माण होता है। फिर पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, छोटा छोटा पंख कर लीजिए। जलोढ़ पंख स्थल रूप का निर्माण, जलोढ़ पंख स्थल रूप का निर्माण नदी की तरुणावस्था के, जलोढ़ पंख स्थल रूप का निर्माण नदी की तरुणावस्था के, नदी की तरुणावस्था के अंतिम, नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम, प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक होती है। तो पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में कि जलोढ़ पंख स्थल रूप का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है, तो चाहे तरुणावस्था के अंतिम चरण कहिए या प्रौढ़ावस्था की प्रारंभिक स्थिति, तो बता दीजिए आप उसको। ठीक है, चरण का परिचायक है गोत्तर। एक बात को लिख लीजिए, गोकुल झील के बारे में भी लिख लीजिए, चलिए लिखिए, या छाड़न झील जिसे कहते हैं, गोकुल झील, गोकुल झील
देखिए बच्चों, इसको वो है POW वो। देखिए, जब नदी अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे, जब नदी अपने विसर्ग को त्याग कर, या जब नदियां या नदी अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती है, विसर्ग को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती है, सीधे प्रवाहित होने लगती है, तब नदियों का विसर्ग अवशिष्ट भाग, नदियों का विसर्ग अवशिष्ट भाग गोखुर झील कहलाता है या छाड़न झील कहलाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गंडक, कोसी, घाघरा नदियों ने भी अनेक गोखुर झीलों का निर्माण किया है या झीलें मिलती हैं। जो भी सेंटेंस आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। मिलती हैं, बनाती हैं तभी तो मिलेंगे। तो बनाती हैं ये नदियाँ या मिलते हैं। अब प्राकृतिक तटबंध जो है, ये भी आपका जैसे शब्दों में आप लिख दीजिए, थोड़ा सा जल्दी से लिखिए। तटबंध, प्राकृतिक या तटबंध क्यों लिख लीजिए, तटबंध। तटबंधों के बारे में लिखिए। तटबंध किसे कहते हैं? नदियों के दोनों किनारों पर हेडिंग कर लीजिए तटबंध। इसको लीप्स कहते हैं, LEPS, लीप्स। तटबंध नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा, नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, तटबंध कहते हैं। समान होते हैं, तटबंध कहते हैं। चूंकि यह बंध प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, तथा इनमें बाढ़ के समय या इनसे बाढ़ के समय सुरक्षा होती है, अतः इन तटबंधों को
प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। देखिए तटबंध मतलब ये होता है, जब भी आपने नदियाँ देखी होंगी दोस्तों, तो उसमें नेचुरली तरीके से आप देखा होगा कि हिस्से ऊंचे, वो मैन मेड नहीं होता है। तो भाई नदियाँ कोई देखा होगा आप लोगों ने टीवी से लेकर के या रात में जो भी देखा होगा, तो उसके नदी के आसपास के जो ऊंचे ऊंचे हिस्से दिखते हैं, क्या इंसान बनाया रहता है क्या? ऑलमोस्ट प्रकृति के नेचुरली बनाया गया तरीके से तटबंध होते हैं। सरकार क्या करती है, जो तटबंध थोड़े नीचे हो जाते हैं, यानी कि जब नदी की तलाटी भर जाती है, गाद उसको भर जाती है, तो उसको क्या करती है सरकार, उन्हीं तटबंधों को मजबूत करने का कार्य, क्या वो सरकार का कोई कार्य है। सरकार उतना तटबंध बना ही नहीं सकती, या तो फिर नदी की धारा मोड़े उसको कहीं से और ड्रिल मतलब उसकी खुदाई करके, तो सरकार उसी मतलब जो है तटबंध को और मजबूत करने का कार्य करती है। उसमें मिट्टी, बोल्डर्स, पक्का या जो भी जैसी भी संरचना बना करके अपना कार्य करे, जहाँ जैसी जरूरत हो वो तटबंध तो नेचुरली तरीके से जो नदी के दोनों किनारों पर स्थित स्थलाकृतियाँ, जो ऊंची ऊंची स्थलाकृतियाँ होती हैं, वो तटबंध कहलाती। समझ गए ना बात को? चलिए, तो बाढ़ का मैदान तो जो बताने की जरूरत नहीं, जहाँ तक बाढ़ का पानी बारिश में फैल के जाता है बाढ़ का मैदान कहलाता है। मान लो ये नदी अपनी जो है, ये नदी मान लो यहाँ तक आती है, तो बाढ़ का ये क्षेत्र यहाँ तक आती है ना, ये और कहीं तक जाएगी, तो जहाँ से जहाँ तक उसका बाढ़ का पानी जाता है, वर्षा का पानी, वो उसका क्या कहलाएगा? बाढ़ का मैदान कहलाएगा वो। चलिए, डेल्टा तो आप जानते ही हैं, ठीक है, लिख लो। डेल्टा में कई तरह के डेल्टा है, जैसे पंजाकार डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है, ज्वालामुखी डेल्टा है, परित्यक्त डेल्टा है, तो उन सबके बारे में लिखना होगा। तो एक हेडिंग कर लो बेटा, पहले डेल्टा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं डेल्टा, लिखो डेल्टा। डेल्टा में लिखिए, जब नदी जब झील या सागर में गिरती है, ऐसे लिखिए, देखिए डेल्टा कहाँ बनेगा, जब नदी कहीं पर जाकर के मिलेगी, और कहीं मिलती कहाँ पे है, नदी मोस्टली मिलती कहाँ है, सागर में मिलती है, या किसी बड़ी झील में जाकर के अपना पानी समाहित कर देगी, है ना। नदियाँ ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब किसी नदी में गिरती हैं, किसी झील में गिरती हैं, और पानी उनका वहीं पर ही झील उनके पानी को पर्याप्त मात्रा में सोखता रहता है, या उसमें पानी रहता है। देखिए पहले, नदी जब झील या सागर में गिरती है, तो वह अपने द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण से, एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण कर देती है, एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण कर देती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण कर देती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा नदी के अंतिम भाग का वह समतल मैदान होता है डेल्टा नदी के अंतिम भाग का वह समतल मैदान होता है जिसका ढाल सागर की ओर होता है, डेल्टा सागर की तरफ ढाल ये रहेगा ना, यदि पानी उधर ही जाता है तो उधर नीचा हिस्सा होगा तो ढाल उधर ही बनेगा, जिसका समतल मैदान होता है जिसका ढाल सागर की ओर होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब लिख लीजिए, उसी में लिख सकते हैं, चेंज कर लीजिएगा। डेल्टा शब्द का चेंज कर लो, अच्छा ठीक है। डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
हेरोडोटस ने नील नदी के संदर्भ में किया था। नील नदी जो कि कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने नील नदी के लिए किया था। नील नदी के लिए किया था। आकृति के अनुसार डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। आकृति के अनुसार डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए कौन कौन से, जैसे चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वालामुखी डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, ठीक है, ये तो इधर है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाएगा तो विस्तार के आधार पर डेल्टा फिर दो प्रकार का होता है। एक तो प्रगतिशील, अब लिखना नहीं आपको, एक प्रगतिशील डेल्टा होता है, दूसरा अवरोधी डेल्टा। तो कुल डेल्टा के प्रकार अभी आपने देखा, परित्यक्त यानी कि 4 प्रकार के मूल डेल्टा होते हैं। तो पूछता है कौन सी नदी किस तरह से डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए डेल्टा में कैसी संरचना बनती है। और इसमें आप एडवांस तरीके थोड़ा पढ़ लेंगे कौन सी नदी किस तरह के डेल्टा का उदाहरण है। बस काम करता हूँ। चलिए अब एक एक डिटेल कर लेते हैं बच्चों इसमें। आइए पहले करते हैं हम लोग चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों के निक्षेप ये जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक, जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारों पर सकरा होता है, तो चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे अब नदियों के उदाहरण लिखिए, कौन सी नदियां चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। राइन नदी, या सबसे पहले नीले लिख लो, तो नील के बारे में कुछ भी लिख लो, राइन लिख लो, नील लिख लो, वांगो लिख लो, गंगा लिख लो, सब लिख लो। नील नदी का मतलब लिखते हैं, नील है, राइन है, वांगो है, अपनी गंगा जी भी हैं, बोलगा है, डेन्यूब है, डेन्यूब, इरावदी, सिंध नदी, नाइजर, ये सब नदियां ही हैं दोस्तों। निकांग, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। आप लोग मैप में ढूंढिएगा इन नदियों के बारे में और देखिएगा कौन सी नदी कहाँ जा रही है और कौन सा डेल्टा बना रही है। बोले चापाकार डेल्टा बना रही है, तो आप लोग मैथ में इसको देखिए। कितने लोगों ने मैथ की बुक ले लिया बच्चों? जो नहीं लिए हैं मात्र 100 रुपये तक आएगी, अपने खर्चों को सीमित कर लीजिए, मैथ की किताब ले लीजिए बच्चों। कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है ना, तो आपको जीवन में आएगा ही आएगा काम, है ना। तो मैथ की किताबें ले लीजिए और थोड़ा उसे देख लें। अगर नहीं मैथ की किताब ले सकते हैं,
नहीं लेने का मन कर रहा है तो मैट जरूर खरीद लीजिए, अपने घरों में चस्पा कर लीजिए। आपकी दीवारें भी जहाँ चुना उना छूट गया हो वहाँ लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और मैट भी लग जाएगा। सो पीस के तौर पे भी लगता है। मान लो घर में चुनाई नहीं हो रही है, जब किराए के मकान में लोग रहते थे, मतलब हम लोग भी रहते थे, तो मान लो थोड़ा चुना छूट गया है, वहीं मैट ला के मार देते थे, प्लास्टिक कोटेड मैट, तो वो भी छूट जाता था, इज्जत बच जाती थी उसे। और मकान मालिक कहाँ करने वाले हैं कुछ, तो मकान मालिक तो बड़े ही तेज तर्राक होते हैं और कुछ तो बड़े ही निष्क्रिय होते हैं, कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ लगे चाहे ना लगे, किराया आएगा 400-500 बढ़ा देंगे हैं। तो इस नाते ऐसा तो मैं कोई ले लिया कभी जो है ना, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आता है। चलिए, तो इसके बाद में कहाँ सारी नदियाँ देख लेंगे, जो बच्चा देख करके आएगा कल बताएगा कि हमने इन नदियों को देख लिया सर। अब कभी एग्जाम में आएगा तो देख लो, अगर पूछेगा कहाँ बढ़ते हो तो बता जैसे मान लो अभी मुझे लेगा कोई नदी है, आधा लोग ये समझते हैं कि हम ऐसे हैं कि हम कुछ खासेंगे नहीं या समझेंगे। तो जैसे निकाम नदी है, उसने कहाँ बहती है, तो बाप रे बाप, क्या पूछ लिया हमसे हैं? एक बच्ची आ जाए और उसने हमसे ही सवाल पूछा, उसको बहुत मतलब उसका आत्मविश्वास देख करके मैं बहुत खुश हुआ, मतलब इस बात पे आत्मविश्वास से खुश हुआ कि उसको कुछ नहीं आता मतलब अभी कंपटीशन में, लेकिन उसने हमें से पूछ लिया, हमने कहा बहुत सही है। फंडामेंटल राइट मुझसे पूछा तो उसने कहा सर 5 है, हमने कहा नहीं 6 है, तो कह रही कि सर वो 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो हमने कहा वह भी एक मौलिक अधिकार है। समझ रहे, तो बच्चे का जितना ज्ञान रहेगा वो उसके परिपेक्ष में काम करेगा, उसका आत्मविश्वास और उसकी दिशा बड़ी सही। लेकिन अब गुरु जी को उतने पता रहा होगा या उस बच्चे को भूल गया होगा, तो उसको लगा कि मतलब इतना ही है। लेकिन ये है कि आत्मविश्वास, अब आप लोगों को कहते तो आत्मविश्वास आता है, ये लोग ऐसे करते ऐसे देख रहे थे मतलब हमसे नहीं, फिर पीछे बगल वाले से कुछ बातचीत करिए, हमें आपसे कोई लगाव नहीं है, नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब देख लीजिएगा, जो अच्छे बच्चे देख के आएंगे और बाकी जो बच्चे नहीं देख के आएंगे वो कल देख के आएंगे। भाई काम नहीं है ना, वो सब भी तो करना है सर, क्या पता कि सब नदियाँ देख ही पाए, 2-3 दिन में देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, बट देख लीजिएगा, है ना, देख के आएंगे। यस सर। ठीक, तो नाइजर है, निकांग है, पो है, बेटा लेके जाइए, रोन है, लीना है, ये आज नदियाँ हैं जो डेल्टा बनती है। पो नदी अलग है, रोन नदी अलग है, लीना अलग है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों पंजा का डेल्टा, फटाफट चलिए, आज हम लोग घूमिएगा जल वाला भी पढ़ेंगे थोड़ा। चलिए, पंजा का डेल्टा, पंजा का मतलब ये किसका, पंजाब का, पक्षी का, ठीक है। बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड मतलब पक्षी, फुट मतलब पैर और डेल्टा मतलब रिंग का। देखिए पंजा का डेल्टा का निर्माण उन बारीक कणों में से होता है, उन बारीक कणों से होता है जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं, जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं तथा जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है, जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है, इनके निर्माण के लिए नदी का वेग अधिक
इनके निर्माण के लिए नदी का वेग अधिक, निक्षेप पदार्थ बारीक, निक्षेप पदार्थ बारीक, यौन रंध्रहीन होने चाहिए, रंध्रहीन, रंध्र मतलब छेद बेटा, होल, बिल्कुल एकदम भरे हुए हो, रंध्रहीन हो, रंध्रहीन होने चाहिए। ऐसी नदी सागर में दूर तक प्रविष्ट कर, ऐसी नदी सागर में दूर तक प्रविष्ट कर विभाग में बंटकर अंगुलियाकार, अंगुलियां जैसे होती ना तो उसको अंगुलियाकार, 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 लेकिन अंगुली क्या या पंजाकार, ठीक है, या पंजाकार। डेल्टा का निर्माण करती है। ये यूपी टीचर 2018 की प्री की क्वेश्चन है, ये पूछा है मिसिसिपी मिसौरी नदी किस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है, तो पंजाब, ये 2018 की यूपी टीचर प्री का क्वेश्चन है। देखिए जैसे मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, मिसिसिपी डैश मिसौरी नदी का डेल्टा नेक्स्ट है बेटा ज्वालामुखी डेल्टा, ज्वालामुखी डेल्टा नदियों की एस्चुरी में के भर जाने से, नदियों की एस्चुरी के भर जाने से एस्चुरी के भर जाने से निर्मित, नदियों की एस्चुरी के भर जाने से निर्मित लंबे तथा सकरे डेल्टा को, भर जाने से निर्मित लंबे तथा सकरे डेल्टा को ज्वालामुखी डेल्टा, ज्वालामुखी डेल्टा कहा जाता है, ज्वालामुखी डेल्टा कहा जाता है। नदी के उस मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है, नदी के उस मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है जो जलमग्न होता है, जो कि जलमग्न होता है या जो जलमग्न होता है तथा जहां पर सागरीय, तथा जहां पर सागरीय तथा ज्वारीय लहरें, सागरीय तथा ज्वारीय लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को, नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बहा ले जाती हैं, नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बहा ले जाती हैं। यह मुहाना प्रायः चौड़ा होता है, यह मुहाना प्रायः चौड़ा होता है। इस
मुहाने में नदियाँ अपने मलबे का निक्षेप करके मलबे का निक्षेपण करके या निक्षेपण सब ठीक है, निक्षेपण करेंगे, निक्षेपण करके उसे भरने का प्रयास करती हैं। फलस्वरूप एक लंबे किंतु सकरे डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण लीजिए दोस्तों, जैसे हडसन नदी है, हडसन नदी कामा मैकेंजी, मैं केवल नदी बोल रहा हूँ, बार बार नदी मत लिखिएगा, समझ जाइएगा नदी है। हडसन, मैकेंजी, एल्ब कामा लगाते हुए सब लिखिएगा, एल्ब, सीन ओब, विश्चुला, वहाँ पर छोटी मात्रा और बड़ा सा चूल्हा, विश्चुला, नर्मदा, ताप्ती, ओडर आदि। देखिए दोनों में नदियों में क्या अंतर होता है दोस्तों। जब नदी मैदानी, मतलब नदी निकले कहीं से ही मैदानी भागों से होकर के समुद्र में मिले तो वो हमेशा डेल्टा बनाएगी। जब कोई नदी पठारी भाग से समुद्र में मिले या पहाड़ी भाग से समुद्र में मिले तो मोस्टली वो क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। कारण ये है एस्चुरी बनाने के पीछे कि वो ऊंचाई से बहेगी तो जो भी उसका डिपॉजिट गिरेगा वो फैल जाएगा काफ़ी दूर तक। पानी में जैसे समुद्र में जाएगा तो समुद्र की लहरें उसको और दूर तक खींच ले जाएंगी, तो वो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, एस्चुरी का निर्माण हो जाएगा। तो ज्वालामुखी जो डेल्टा आप देख रहे हैं वो एस्चुरियों में ही बन रहा है, समझ रहे हैं। और भारत की दो महत्वपूर्ण नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, आपने देखा, या एक तरह से ज्वालामुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऊंचाई से गिरेगी जब नदी किसी भी, भाई पठारी क्षेत्र में पठार कब करना है, जब ऊंचा होगा तब। तो उन क्षेत्र से जब गिरती है नदियाँ ऊंचाई से, ढाल बहुत ज़्यादा होता है तो तेजी से पानी उसमें चला जाता है और दूर तक लहरें उसको आगे लेकर पानी चली जाती हैं। जब ढाल कम होगा तो डिपॉजिट में जम जाएगा, तब डेल्टा का निर्माण होगा, ठीक है। तो खास तौर से पठारी क्षेत्रों से जो नदियाँ समुद्रों में मिलती हैं या ऊंचाई से, और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई वो पठार में ही होगा। मैदान अगर मान लो बहुत ऊंचा हो, इतना मान लो सागर ऐसे 5 फीट 10 फीट ऊंचा है मैदान, तो धीरे धीरे पानी बरसेगा कटान से, वो मिट्टी कट जाएगी ना, तो मैदान अपने आप वैसे समतल हो जाएगा। जब वो चट्टानी हिस्सा होगा, पहाड़ होगा, तभी वो नहीं कटेगा। अगर मिट्टी का हिस्सा होगा तो कट जाएगा। तो यही है कि एस्चुरी का जो निर्माण नदियाँ करती हैं, पठारी क्षेत्रों की नदियाँ होती हैं या काफ़ी ऊंचाई से गिर रही होती हैं नदियाँ सागर में, तभी एस्चुरी का निर्माण होता है। चलिए, परित्यक्त डेल्टा, परित्यक्त ऐसे रहेगा, परित्यक्त डेल्टा, ठीक है। देखिए दोस्तों, परित्यक्त डेल्टा क्या है, तो आप लोगों ने लिख लिया ना, नर्मदा, ताप्ती, हडसन, मैकेंजी, ये सब नदियाँ हैं। अब आप जरूर एक बार और भी देखिए, इसको ढूंढिएगा नदी में कहाँ नदी है, और आप जरूर उस क्षेत्र के बारे में पढ़िएगा तो पता चलेगा वो पठारी क्षेत्र ही या पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तब ये नदियाँ यहाँ बह रही हैं, क्योंकि एस्चुरी तभी बनेगा।
तो उसकी आपकी भौगोलिक समझ हो जाएगी कि क्षेत्र किस तरह की चट्टानों का बना हुआ है, पठारी है, पर्वतीय है या मैदानी है, ये आपको पता चल जाएगा। लिखिए, प्रत्येक डेल्टा में जब नदी अपने पहले डेल्टा को छोड़कर, जब नदी अपने पहले डेल्टा को छोड़कर अन्यत्र डेल्टा का निर्माण करती है, छोड़कर अन्यत्र डेल्टा का निर्माण करती है, तो पहले वाले डेल्टा को परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। पहले वाले डेल्टा को परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। वांगहो जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, एलो नदी, वांगहो ऑब्लिक कर लीजिए, एलो ऑब्लिक पीली नदी, वांगहो चीन की नदी है। वांगहो या इसी को एलो, एलो मतलब पीला, नदी या पीली नदी इस तरह के कई डेल्टा का निर्माण कर चुकी है। इस तरह के कई डेल्टा यानी प्रत्येक डेल्टा, इस तरह के कई डेल्टा का निर्माण कर चुकी है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का पश्चिमी भाग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का पश्चिमी भाग जो हुगली नदी द्वारा प्रवाहित होता है, जो हुगली नदी द्वारा प्रवाहित होता है, परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है। अब लिखिए, बिल्कुल पैराग्राफ चेंज करके, विस्तार के आधार पर डेल्टा दो प्रकार के होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके डिस्कस कीजिए। विस्तार के आधार पर डेल्टा दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, जो भी आप लिख लें। जैसे पहला है, या डैश करके सीधे लिखिए, परित्यक्त डेल्टा और दूसरा अवरोधी डेल्टा। पहला है परित्यक्त डेल्टा, सॉरी प्रगतिशील डेल्टा, डेल्टा अवरोधी डेल्टा। पहला होगा प्रगतिशील और अवरोधी। ठीक है, तो प्रगतिशील डेल्टा वाला जो प्रगतिशील करें, आप सभी लोग कैसी स्थिति में हैं? प्रगतिशील है ना। और जब एक एज आपकी 40 के आसपास पहुंच जाएगी तो आपकी प्रगति एक तरह से 30 के आसपास प्रगति रुक जाएगी। जरा अभी कुछ भी अपने आप को कहलवा सकते हैं आप, अपना जो भी कोई लगवाना चाहता है डॉक्टर लगवा देगा, किसी का नाम है तो अभी तो बुलाया जाएगा, सुनो इधर आओ, तुम्हारा नाम जो भी हो, राम श्याम घनश्याम जो भी हो, राधे श्याम जो भी नाम हो, तो उसके आगे लग जाएगा डॉक्टर राधे श्याम इधर आइए। सम्मान अपने आप बढ़ गया डॉक्टर का। कब बढ़ा? बस कुछ नहीं, नेट वेट क्वालिफाई कर लिए,
और नेट के बाद में बस थोड़ा सा PhD कर लिए, 2-2.5 साल का PhD होता है, 2.5 साल का PhD कंप्लीट, MA के बराबर है। अब कुछ होता नहीं है, जो पढ़ता है वो हो जाता है, तो जो पढ़वे नहीं करता उसका कुछ नहीं होता। जो नकल वाले में भी अभी आज नहीं हो पाया पेपर ठीक। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं ना, 1 घंटा के बैठ गया था ना तो उसमें भी दुखी है। तो आप लोग उस श्रेणी के नहीं हैं, तो अगर आपके नाम पे आके डॉक्टर लग जाएगा तो सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो लोग जैसे बहुत सारे लोग जो आप लोग की उम्र के लोग होते हैं, बड़े जिज्ञासु होते हैं, अपने नाम पे आके डॉक्टर लगवाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ है नहीं, MA किया बस तुरंत नेट का एग्जाम दिया, पास हो गए। और किसी JRF वगैरह हो गया तो JNU BHU जैसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में आपको आएगा ऑफर कि आइए हमारे यहाँ से आप PhD कर लीजिए, तो आप जाएंगे वहाँ पे PhD करेंगे, आपको हैंडसम सैलरी भी देंगे, 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है, तो बढ़ता ही जा रहा सब कुछ दिन प्रतिदिन अच्छा सा अमाउंट मिलेगा। और फिर उसमें भी सैलरी जैसे बढ़ती है उसमें भी अलाउंसेस बढ़ते चले जाते हैं, तो 70-80 हज़ार रुपये तक आपको सैलरी आरामदायक मिलेगी 5 साल तक। और लोग खींचते क्यों हैं, वो 2.5 साल में पूरा हो जाएगा। अगर बढ़िया आपका अगर वो आपके जो PhD करा रहे हैं प्रोफेसर साहब, वो अगर अच्छे ट्यूनिंग के हैं तो 2.5 साल में आपकी कंप्लीट। लेकिन चूँकि लालच होती है पैसे की, तो लोग उसको 3 साल, 3.5 साल, 5 साल, कुछ लोग तो खींच के 6-7 साल कर लेते हैं। तो वो वही वाले होते हैं कि जिनको पैसे की लालच होती है। सरकार चाहे तो 3 साल में मतलब जो है सरकारी व्यवस्था देती है कि आप जल्दी से कर लीजिए, आप PhD कर लीजिए, 3 साल में जमा कर दीजिए, 2.5 साल में चीज़ें वगैरह, बस आप अपने नाम जाके डॉक्टर लिखवाइए। उसके बाद घर को जो दरवाज़ा है उसको साफ करवाइए, वहाँ पे रिमार्क मरवाइए, थोड़ा पेंट लगवाइए और लिखवाइए वहाँ पे डॉक्टर लिए। देखा नहीं कहीं विद्यालयों में ऐसे ऐसे विश्वास नहीं पेंट से और लिखवा देंगे डॉक्टर, नहीं देखे हैं क्या? आप लोग का ब्लॉक भी देख लीजिए, ऐसे हुआ है जिस ब्लॉक में आप पढ़ रहे हैं विद्यालय के आगे, उठ लीजिए रंग रोगन हुआ है। अब जिसको किसी डॉक्टर की पदवी से नहीं मतलब होगा उसको क्या आनंद होगा, क्या बात होगी जिसको लगा होगा वो समझेगा इस बात को। चलिए आप लोग इतना सीरियस होकर सुन लेते हैं। चलिए, तो एक होता है प्रगतिशील डेल्टा होता है, एक और होती है, तो लिख लीजिए भाई प्रगतिशील क्या होता है। ग्रोइंग डेल्टा इसको कहेंगे दोस्तों, ग्रोइंग। और एक इसको इंग्लिश वर्ड में अगर यूज करें तो ग्रोइंग डेल्टा, प्रगतिशील को ग्रोइंग कहेंगे और अवरोधी को ब्लॉक डेल्टा कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए ग्रोइंग डेल्टा यानी प्रगतिशील डेल्टा में लिखिए नदियों द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव मुहाने से सागर की ओर निरंतर बढ़ता जाता है। मुहाने से सागर की ओर निरंतर बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। तो उस डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। बढ़ता जाता है तो उस डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। जैसे अपनी गंगा जी है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्रगतिशील डेल्टा होगा, नील नदी का डेल्टा प्रगतिशील डेल्टा होगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, लिख लो। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, योम मिसिसिपी नदी का डेल्टा, नील नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, मिसिसिपी नदी, ये सब कैसे हैं? प्रगतिशील डेल्टा के उदाहरण है। और वो भी मतलब घुट जाएगा तो कितना लिखो। जब डेल्टा का देखो अवरोधी डेल्टा है, देखो बेटा ब्लॉक डेल्टा से इसमें कहेंगे ब्लॉक, ब्लॉक। जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है तो उसे अवरोधी डेल्टा कहते हैं। जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है
तो उसे अवरोधी डेल्टा कहते हैं। यह अवरोध सागरीय धाराओं या लहरों, सागरीय लहरों एवं धाराओं द्वारा उपस्थित हो जाता है। यह अवरोध सागरीय लहरों या धाराओं द्वारा उपस्थित हो जाता है। इसका मतलब समझे आप लोग, सागरीय धाराओं या लहरों द्वारा उपस्थित हो जाता है मतलब भाई देखो ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र मिल जाए, जैसे आप लोगों ने देखा जो एस्चुरी नदियाँ बना रही हैं, एस्चुरी में क्या हो रहा है, ऊंचाई से गिर रही है, फिर समुद्री लहरें जब आएंगी कुछ ऐसे क्षेत्र से तो मलबे को बहा ले जाएंगे, तो डेली का डेली मलबा समुद्र में चला जाएगा, तो क्या होगा, अवरोध उसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये नदी ऐसा नहीं डिपॉजिट नहीं ले जाएगी, डिपॉजिट ले जाएगी, लेकिन एक सीमित दायरे के अलावा उसका विस्तार वहीं तक सीमित हो गया। इसके बाद का डेल्टा निचले हिस्से में जाएगा, जहाँ पर सागरीय लहरें आएंगी और उस मिट्टी को फिर से खींच के लेके चली जाएंगे अपने सागर में। सागर की खासियत देखते हैं ना, पूरा कचरा तट पे आता है, पानी टाइड आती है और फिर पूरा कचरा अंदर चला जाता है, समझ रहे हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो लहरें क्या करती है, वही काम करती है। तो इस कारण से सागरीय लहरें अवरोध उत्पन्न कर देती हैं डेल्टा के निर्माण, मिट्टी को अवसादों को अपने साथ सागर में खींच ले जाती है, तो अवरोधी डेल्टा हो जाता है। चलिए अब ये तो हम लोगों का भाई आज अपवर्तनात्मक और निक्षेपात्मक स्थितियाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से भी क्वेश्चन आता है ना, बताए थे। इसके बाद में हम लोग पवन द्वारा, फिर हिमानी द्वारा, ये सब पढ़ेंगे। तो आज हेडिंग कर लीजिए, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, स्थलाकृतियाँ या स्थल रूप, क्या बताया मैंने, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ या स्थल रूप। ठीक है, अब देखो जैसे कल बताया कि बनाए थे लास्ट फिगर, तो मुख्य कार्य क्या, कौन सी शक्ति, जैसे नदी पढ़े थे तो नदी की कौन सी शक्ति थी जिसके कारण से ये सारी घटना हो रहे, कौन कौन सी प्रक्रिया करती थी, जैसे अपवर्तन की क्रिया में जैसे घूर्णन है, अब घर्षण है, ये तमाम सारी सभी घर्षण वगैरह की क्रिया थी। उसी तरह से मूल कार्य क्या होगा, इसकी शक्ति का कार्य क्या होगा, कौन इस समय का भूमिगत जल होगा। जैसे निर्मित पहले यहाँ पे कीजिएगा एक तरफ भूमिगत जल, वो बहता जल था, नदी में बहता जल था, ये क्या होगा, भूमिगत जल, गत जल होगा कारण। अभी कौन कौन सी क्रियाएं करेगा वो लिखेंगे, फिर इसके बाद में इसके द्वारा अपवर्तन, अपवर्तन द्वारा और एक निक्षेपण द्वारा, समझ रहे हैं बात को, ऐसे करना अपवर्तन, अपवर्तन ये ऐसे ऐसे करके इसमें जो क्रिया है वो अपना लिखिए, यहाँ पर बना लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर। क्रियाएं कौन कौन सी क्रिया करेगा, ये यहाँ पर क्या होगा, क्रियाएं, और यहाँ पर क्या अनाच्छादन, अनाच्छादन। ठीक है, तो क्रियाएं में देख लीजिए बेटा, घुलन, घुलन क्रिया, घुलन क्रिया पूछेगा किन क्रियाओं के द्वारा, जब पूछेगा भूमिगत जल किन क्रियाओं के द्वारा अपवर्तन और निक्षेपण की क्रियाएं करता है, तो आपको ये बताना होगा, पूछेगा ना, कौन किसके बारे में पूछेगा, भूमिगत जल, भूमिगत जल पूछेगा, भूमिगत जल किन क्रियाओं के द्वारा स्थल रूपों का निर्माण करता है, तो क्रियाएं आप यही बताएंगे। या पूछेगा भूमिगत जल किसके माध्यम से स्थल रूपों का निर्माण करता है, तो जल के, भूमिगत जल के कारण से ही करता है निर्माण। ठीक है, और कौन सी फिर अपवर्तन की क्रियाओं के द्वारा जो भूमिगत जल के अपवर्तन से कौन सी संरचनाएं बन रही हैं, और भूमिगत जल के निक्षेपण से कौन सी क्रियाएं बन रही हैं, समझ रहे हो बात को। जैसे बेटा वहाँ पर क्या था कि पानी बह रहा था नदी में, यहाँ पर पानी नीचे है, अब उससे कैसे निर्माण होगा देखेंगे, अभी आगे की चीज़ों में हम समझेंगे।
तो दूसरा लिखिए इसमें, मतलब क्रियाओं में जल गतिक क्रिया, जल गतिक क्रिया, क्रिया फिर है जल गतिक क्रिया, गति 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 जो है हिसाब से बह रहा है, तेज है क्या फुहारे निकल रहा है। फिर इसके बाद अपघर्षण और सन्निघर्षण इसमें भी होगा। अपघर्षण और सन्निघर्षण, ठीक है। चलो फटाफट इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पदार्थों से कृत्या लिखिए फटाफट, फिर इसके बाद निक्षेप पढ़वा याद कर लीजिएगा। मैं पूछूंगा तो बहुत डांटूंगा, ध्यान रहे आपको। लैपीज अपर्दन वाली इसमें लिखे तो लैपीज बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस जो नहीं समझ में आएगा लिख दूंगा उसको। लैपीज सुनिए, घोल रंग, घोल रंग, घोल रंग, घोल रंग, ठीक है। तो हाँ, लैपीज हो गया, घोल रंग हो गया, ठीक है। और आगे लिखिए, दो लाइन है, दो लाइन, दो लाइन, दो लाइन, जल्दी लिख लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी, तो फिर मौका मिल जाएगा। दो लाइन हो गया, युवाल, युवाल, दो लाइन है, युवाल है, युवाल क्या है बेटा ये युवाल। पोलजे, पोलजे, पोलजे। इसके अलावा है कास्ट खिड़की, अंधी घाटी, कास्ट खिड़की, अंधी घाटी, ठीक है। अंधी घाटी, कंदरा प्राकृतिक पुल, कंदरा, कंदरा प्राकृतिक पुल, नौ स्थलाकृतियां इसके अपर्दन के द्वारा बनी, ठीक है। प्राकृतिक पुल, कंदरा। अब निक्षेपण की दो तीन है, ज्यादा नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है, पहला इसमें निक्षेपण में स्थलाकृतियां हैं, स्टैलेक्टाइट, 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 ठीक है। स्टैलेक्टाइट, ठीक। दूसरा है स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट, ठीक है, स्टैलेग्माइट। और अगला है कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ, ये सब आपको याद कर लीजिएगा। फिर एक एक की डिटेल हम लोग नेक्स्ट डे से करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।